धातु क्रम अपने जो चैप्टर लगातार जारी था, इसके अंदर आज का जो टॉपिक है, आज के जो वीडियो का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है आयरन का इसके ऑक्साइड एसिड से निष्कर्षण। अपने धातु क्रम के विभिन्न चरणों की बात की थी, उन चरणों का प्रयोग करते हुए आज अपने क्या करेंगे, जो आयरन या लोहे का जो अयस्क है उस अयस्क से क्या प्राप्त करेंगे, अपने लोहे को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोहे का जो अयस्क है वो अयस्क कौन सा होता है। तो आपने कहा कि वैसे तो लोहे के बहुत से अयस्कों के अपने जिक्र स्टार्टिंग के वीडियो में किया था, लेकिन इसका जो मुख्य अयस्क है वो कौन सा है, हेमेटाइट अयस्क इसका मुख्य होता है, जो Fe2O3 इसका मुख्य अयस्क के रूप में काम में लिया जाता है। इसी अयस्क से शुद्ध लोहे की प्राप्ति अपने आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो धातु क्रम का जो प्रक्रम होता है, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, अयस्क को पीसना। तो अपने कहते हैं अयस्क को जो पीसने की जो प्रक्रिया है, अपने कहते हैं स्टैम्प मिल, जो जाग क्रशर्स में पहले बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, फिर स्टैम्प मिल या बाल मिल की सहायता से इसको बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो चरण होता है वो क्या होता है, अयस्क का सांद्रण। तो इसके सांद्रण के लिए क्योंकि अपने पता है कि चुंबकीय पदार्थों में से अचुंबकीय प्रकार की जो अधात्री को पृथक करने के लिए अपने जो इसमें विधि काम में ली जाती है वो कौन सी विधि काम में ली गई, यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या करती है, चुंबकित और अचुंबकित पदार्थों को क्या कर देती है, पृथक कर देती है, उनको पृथक करने का कार्य करती है। तीसरा अपने यहाँ पर जो काम करेंगे वो क्या करते हैं, इसमें जो अशुद्धियां हैं किसकी हो सकती है, अधात्विक अशुद्धियां, जैसे फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक की जो अधात्विक अशुद्धियां हैं, उन अधात्विक अशुद्धियों को भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें मौजूद जो अधात्विक अशुद्धि है, जैसे फास्फोरस की होगी, आर्सेनिक की होगी, सल्फर की होगी, इन अशुद्धियों को भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, पृथक कर लिया जाएगा। दूसरा, अगर इसमें आर्द्रता या कार्बोनेट की अशुद्धि है, आपने कहा इसके अंदर कि अगर अपने पास आर्द्रता या कार्बोनेट की अशुद्धि है तो उनको दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं, निस्तापन। तो पहले इसमें क्या करवा देंगे, निस्तापन की प्रक्रिया करवा देंगे। तो निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें आर्द्रता या नमी या कार्बोनेट की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। फिर भर्जन की प्रक्रिया करवा देंगे इसके अंदर। तो भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो मौजूद फास्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर की जो अधात्विक अशुद्धियां हैं उनको इनके ऑक्साइड में परिवर्तित करके क्या कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में क्या होता है, इस हेमेटाइट अयस्क में कुछ मात्रा में जो FeO भी मौजूद होता है, इस FeO को भर्जन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी भर्जन के अंदर, तो उस प्रक्रिया के द्वारा इसको किसमें बदल दिया जाता है, Fe2O3 में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये जो 3 स्टेप हो गए, इन तीनों स्टेपों के बाद में अगला जो स्टेप होता है वो अपने क्या करवाया जाता है, धात्विक ऑक्साइड का क्या करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड के जो अपचयन की जो प्रक्रिया है, आपने कहा था 4 तरीके से हो सकती है। इसमें जो तरीका अपनाया जाता है वो कौन सा अपनाया जाता है, प्रगलन अपनाया जाता है। प्रगलन क्या होता है, कोक द्वारा अपचयन। किसी धात्विक ऑक्साइड का जो अपचयन किसके द्वारा करवाया जाता है, कोक द्वारा जब करवाया जाता है, अर्थात इसकी परिभाषा दी थी अपने प्रगलन की। आपने कहा था भर्जित अयस्क को किसी उचित अपचायक के साथ गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क का जो प्रगलन है वो प्रगलन कौन सी भट्टी में करवाया जाता है, वात्य भट्टी में करवाया जाता है। ठीक है, भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया कौन में करवाई जाती है, परावर्तनी भट्टी में करवाई जाती है। ध्यान रखना है कि भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया कहाँ करवाई जाती है, परावर्तनी भट्टी में करवाई जाती है। लेकिन जो प्रगलन की प्रक्रिया है वो किस में करवाई जाएगी, हमारे पास वात्य भट्टी में ये प्रक्रिया करवाई जाती है। तो वात्य भट्टी क्या है, तो इसका अपने यहाँ पर एक चित्र बनाकर इसको समझाया गया है। सबसे पहले अगर हमने बात करें इस वात्य भट्टी की, तो लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इस भट्टी की अगर ऊंचाई की मैं बात करूँ, हाइट की अगर बात की जाए, तो इस भट्टी की जो हाइट है वो हाइट लगभग कितनी होती है, हमारे पास 30 मीटर इस भट्टी की क्या होती है, हाइट होती है। तो इतनी ऊंचाई की ये भट्टी हमारे पास मौजूद होती है, 30 मीटर इस भट्टी की ऊंचाई होती है और लगभग 6 से 8 मीटर तक इसका क्या होता है, व्यास होता है। अगर इस भट्टी के व्यास की बात करता हूँ तो व्यास कितना होता है, 6 से 8 मीटर तक इस भट्टी का क्या होता है, व्यास में ये फैली हुई होती है इस भट्टी। इस भट्टी के अंदर 2 स्तर बने हुए होते हैं। बाहर का जो स्तर है वो किसका बना होता है, स्टील का बना हुआ होता है, और आंतरिक स्तर किसका बना होता है, अग्निसह ईंटों। अग्निसह ईंटें से मतलब क्या है कि जो अग्नि के ताप को सह सके, उससे टूटे ना, उन ईंटों को क्या बोला जाता है, अग्निसह ईंटें कहा जाता है। और इन दोनों
जैकेटों के बीच में जल प्रवाहित होता रहता है, जो भट्टी के तापमान को क्या बनाए रखता है, नियत बनाए रखता है या अनुकूलतम बनाए रखता है। ठीक है, इस भट्टी में नीचे से यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से जो धातु पिघल जाएगी उस पिघली धातु को निष्कासित किया जाएगा। इस छिद्र से अपने धातु बल को निष्कासित करेंगे। इसके अंदर इस भट्टी की जो मेन व्यवस्था, जो इसकी व्यवस्था है उसको क्या बोला जाता है, कप कोण व्यवस्था बोला जाता है। कप कोण व्यवस्था से मतलब क्या है कि इस भट्टी का जो छिद्र है वो छिद्र लंबे समय तक खोला नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर छिद्र लंबे समय तक खोला रहेगा तो भट्टी के तापमान में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। तो आपको जैसे इसके अंदर जैसे ये जो भर्जित है जिसको अपने घान या क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। ठीक है, घान या जो चार्ज है उसमें मुख्य रूप से जो इसमें मिलाए जाएंगे पदार्थ को क्या होता है, भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक। भर्जित अयस्क कितना होता है, लगभग 8 अनुपात होता है। चूना पत्थर इसमें लगभग 4 अनुपात होता है और कोक लगभग इसमें 1 अनुपात होता है। तो इसके चार्ज या घान के अंदर भर्जित अयस्क 8 अनुपात होगा, चूना पत्थर 4 अनुपात होगा और जो कोक है उस कोक का जो अनुपात रहता है वो कितना रहता है, 1 अनुपात रहता है। तो 8, 4, 1 के अनुपात में इसके अंदर घान या चार्ज को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इस घान या चार्ज को आपने डालना होगा तो यहाँ पर इसको स्प्रिंग की तरह से इसमें दबा देंगे। तो जैसे दबाएंगे इसका जो भट्टी का जो मुंह है वो क्या कुछ समय के लिए खुल जाएगा और जैसे ही घान इसके अंदर प्रवाहित होगा इस तरह से ढक्कन खुलेगा और खुलते इसके अंदर का जो ये अपने दिखा रखी है व्यवस्था, तो जैसे इसके ऊपर की स्प्रिंग को अपने दबाएंगे तो ये जो ढक्कन है वो इसका इस रूप में खुल जाएगा और खुलते इसके अंदर भरा हुआ भर्जित अयस्क इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन देखिए ये भट्टी का मुंह ऊपर से क्या है, बंद है, तो ये वातावरण के अंदर नहीं खुल रही है, सिर्फ यहाँ पर जो भरा हुआ जो अयस्क है वो यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकल जाएगा वापस ढक्कन क्लोज हो जाएगा और ऊपर से ऊपर वाले ढक्कन को खोलकर अपने क्या कर देंगे, इसमें वापस घान को भर लिया जाएगा। तो मतलब इसमें 2 ढक्कन हुए, यहाँ पर घान को भरने के लिए अलग है और निकालने के लिए अलग है, जिससे यहाँ पर इसके भट्टी के जो तापमान में ज़्यादा परिवर्तन आपने को देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो घान आ जाएगा, यहाँ पर इस घान को रखा जाएगा। इस घान के साथ में अपने ट्यूबियर से गर्म वायु इसके अंदर भट्टी के अंदर प्रवाहित करते हैं। तो गर्म वायु प्रवाहित करने से इसमें जो भरा हुआ जो कोक है वो कोक या जो कार्बन है वो जलने लग जाएगा और जलने से भट्टी का तापक्रम बढ़ेगा। तो अपने देखते हैं भट्टी के जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो तापक्रम घटता जा रहा है। इस तापक्रम के घटने के कारण से इस भट्टी को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है, दहन क्षेत्र, जहाँ का जो तापमान है लगभग 2173 केल्विन के लगभग रहता है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको संगलित क्षेत्र, जिसका जो तापमान है लगभग 1573 केल्विन के लगभग रहता है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय क्षेत्र बोला जाता है, जिसका जो तापमान है लगभग 1273 केल्विन के लगभग रहता है। और इसके ऊपर का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है जिसको क्या बोला जाता है, अपचय क्षेत्र बोला जाता है, जिसका जो तापमान है लगभग 673 केल्विन के लगभग अपने पास यहाँ पर इसमें तापमान रहता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस भट्टी के द्वारा अपने कच्चा लोहा या जिसको पिग आयरन बोला जाता है उस लोहे को अपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो वात्य भट्टी से निकलने वाला लोहा कौन सा होता है, कच्चा लोहा, या जिसको क्या नाम दिया जाता है, पिग आयरन नाम दिया जाता है, वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि वात्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाएं या वात्य भट्टी से निष्कासित होने वाला लोहा कौन सा है। तो अपने कहा कच्चा लोहा या कौन सा होता है, वो पिग आयरन हमारे पास वात्य भट्टी से प्राप्त अपने को होता है। तो अपने यहाँ पर वात्य भट्टी के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं का मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। तो सबसे जो निचला क्षेत्र है वो कौन सा है, दहन क्षेत्र है। इस दहन क्षेत्र में जो रखा हुआ जो घान है या जो चार्ज है, जिसमें वर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोक को 8:4:1 अनुपात में मिश्रित करके यहाँ पर मिलाया जाता है और साथ में यहाँ से क्या प्रवाहित की जा रही है, गर्म वायु को प्रवाहित किया जा रहा है। तो गर्म वायु से इसमें जो रखा हुआ जो कोक है वो कोक क्या होगा, जलेगा। मैंने दहन क्षेत्र का जो तापमान लगभग 2173 केल्विन, मतलब लगभग ये 1773 से 2173 केल्विन के जो तापमान का जो बीच का जो एरिया है वो दहन क्षेत्र होता है, जिसमें जो रखा हुआ कोक है वो ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगी तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी प्रकार की हो जाएगी, जिसमें अपने पास जो एंथैल्पी है लगभग 395.5 किलो जूल प्रति मोल एंथैल्पी आपको यहाँ से जो परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ में इसमें कुछ मात्रा में जो FeO है वो FeO भी क्या होगा, कार्बन के साथ या कोक के साथ अभिक्रिया करके कोक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो दहन क्षेत्र में होने वाली अभिक्रिया होगी। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, संगलित क्षेत्र, जो लगभग 1373 से 1573 केल्विन का होता है। अर्थात ऊपर की तरफ जैसे जैसे उठते जा रहे हैं तापमान अपने पास क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस संगलित क्षेत्र में अपने को जो लोहा प्राप्त होता है तो वो कौन सा होता है, हमारे पास स्पंजी लोहा प्राप्त होता है। तो संगलित क्षेत्र में जो लोहा प्राप्त होगा वो लोहा कैसा होगा, स्पंजी लोहा प्राप्त होगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
जो अत्यधिक मात्रा में जो कोक है उसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर देती है। ये जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, ऊष्मा अवशोषण क्षेत्र होता है, जिसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है प्लस 163 किलो जूल प्रति मोल के लगभग होता है। और इस स्पंजी लोहे के साथ में क्या होता है कि ये जो स्पंजी लोहा जब पिघलेगा तो वो क्या करेगा, इसमें जो अधात्विक अशुद्धियां हैं, कौन सी, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन जैसी जो अधात्विक अशुद्धियां हैं, उन अधात्विक अशुद्धियों का ये जो स्पंजी लोहा है अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इसका जो ऊपरी क्षेत्र होगा जिसको अपने नाम क्या दिया गया है, केंद्रीय कक्ष नाम दिया गया है। इस केंद्रीय कक्ष में क्या होगा हमारे पास, जिसका जो तापमान लगभग 1173 से 1473 केल्विन होता है। इस केंद्रीय कक्ष में जो चूना पत्थर है वो लगभग 1273 केल्विन तापमान पर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अवांछनीय गैसें होने के कारण इसमें से क्या हो जाएगी, बाहर निष्कासित हो जाएगी। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमारे पास किसका कार्य करता है, गालक का कार्य करता है। तो गालक क्या करता है, अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है, अर्थात धातु बल में परिवर्तित कर देता है। तो आपने कहा हेमेटाइट एसिड में जो मौजूद सिलिका की जो अशुद्धि है, इस सिलिका की अशुद्धि को पृथक करने के लिए अपने यहाँ पर गालक को काम में लिया गया। तो ये क्या करता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ लगभग 1073 केल्विन तापमान पर इससे ऊपर तापमान पर अभिक्रिया करके इसको कैल्शियम सिलिकेट में बदल देता है, अर्थात धातु मल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, इसको धातुमल में परिवर्तित कर दिया और धातुमल धातु से हल्का होने के कारण से इसमें से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो अभिक्रिया आएगी वो नेक्स्ट अभिक्रिया किस में आएगी, अपचयन क्षेत्र में आएगी। और अपचयन क्षेत्र जो इसका बना हुआ है वो लगभग कितने तापमान पर, मैंने बताया इसका 673 केल्विन तापमान पर इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, अपचयन क्षेत्र है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपचयन क्षेत्र की अगर बात करता हूँ, सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है उसको अपचयन क्षेत्र अपने नाम दिया था। तो इस अपचयन क्षेत्र में क्या अभिक्रिया होगी, जो लगभग होता है 673 से 973 केल्विन तक का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया गया है, अपने अपचयन क्षेत्र नाम दिया गया है। तो लोहे का जो एसिड का जो अपचयन है लगभग 673 केल्विन तापमान पर इसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपने 673 केल्विन तापमान, इसका अपचयन क्षेत्र क्या लिया गया, 673 केल्विन तापमान लिया गया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 673 केल्विन तापमान पर अपने यहाँ पर इसका जो अपचायक है वो कौन होगा, कोक होगा या कार्बन, मतलब अभिक्रिया इसकी दो हो सकती है, Fe2O3+3C आप बना सकते हो 2Fe+3CO। दूसरा जो हो सकता है Fe2O3+3CO, आपके पास क्या बन सकता है 2Fe+3CO2। तो आपको पता है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से अच्छा अपचायक कौन सा है, इसका निर्धारण अपने 973 केल्विन तापमान पर किया जाता है। आपको पता है 973 केल्विन तापमान से उच्च तापमान पर हमारे लिए अच्छा अपचायक कौन होता है, कोक होता है। और 973 केल्विन से कम तापमान पर अच्छा अपचायक कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आप देखिए इसका जो तापमान है, इसका अपचयन क्षेत्र का जो तापमान है वो कितना है हमारे पास, 673 केल्विन है। तो 673 केल्विन 973 केल्विन तापमान से कम ताप है, इसके लिए हमारे अच्छे अपचायक के रूप में कार्य कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही करेगा। तो अपना जो उत्तर यहाँ पर निकल आता है कि हेमेटाइट एसिड के लिए जो अच्छा अपचायक है वो अच्छा अपचायक कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। और इस अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा जो लोहा अपने को प्राप्त होगा उस लोहे को क्या कहा जाता है, स्पंजी लोहा कहा जाता है। ठीक है, इस लोहे को क्या नाम दिया जाएगा हमारे पास, स्पंजी लोहा कहा जाता है। स्पंजी लोहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सरंध्र युक्त लोहा होता है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो सरंध्र युक्त कठोर लोहा है ये, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, स्पंजी लोहा अपने यहाँ पर नाम दे दिया गया। अब एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है, वात्या भट्टी का नामांकित क्षेत्र पूछ सकता है, या अपने से पूछा जा सकता है वात्या भट्टी में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली रासायनिक समीकरणें लिखी हैं। तो सिर्फ ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आ सकता है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि वात्या भट्टी में विभिन्न तापमानों पर होने वाली रासायनिक समीकरणों को हमने लिख दिया गया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि वात्या भट्टी में विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखे। तो ये अपने दहन क्षेत्र, संघनन क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और अपचयन क्षेत्र में जो विभिन्न तापमानों पर जो होने वाली अभिक्रिया हैं उनको अपने यहाँ पर दर्शा दिया गया है। ठीक है, तो
अब अगर अपने आगे चलें और आगे अपने पास बात करते हैं इसके अंदर, तो हमने कहा कि इस तरह से जो वाद्य भट्टी से जो प्राप्त होने वाला जो स्पंजी लोहा है वो वास्तव में कैसा है, कच्चा लोहा है। कच्चा लोहा क्यों है, क्योंकि हमने बात की थी जो सैंदलिक क्षेत्र है उस सैंदलिक क्षेत्र में आपने कहा था कुछ अशुद्धियों का इसने क्या कर लिया था, अपने अंदर अवशोषण कर लिया था। कौन कौन सी अशुद्धियों का इसने अवशोषण किया था, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज, ऐसे जो अशुद्धियों का इसने क्या कर लिया था, अपने अंदर अवशोषण कर लिया था। तो इन अशुद्धियों का जो अवशोषण है लगभग इसमें कितना होता है, 4% तक इसमें इन अशुद्धियों का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है सैंदलिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इस अशुद्धियों के अवशोषण के कारण से जो इसमें लगभग 4% तक अशुद्धि अवशोषित रहती है, ऐसे लोहे को अपने क्या बोला जाता है, कच्चा लोहा कहा जाता है। तो इस कच्चे लोहे से अपने क्या बनाएंगे, ढलवे लोहे का निर्माण करेंगे। तो दूसरा जो लोहा हमारे पास आता है वो है ढलवा लोहा। लोहे के अलग अलग प्रकार है, आपसे पूछा जा सकता है कच्चा लोहा क्या है, तो अपने कहेंगे जब लोहे में, स्पंजी लोहे में लगभग फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और मैग्नीज की लगभग 4% तक अशुद्धियां होती है, उस लोहे को क्या बोला जाता है, अपने कच्चा लोहा नाम दिया जाता है। फिर अपने पास ढलवा लोहा जिसको कास्ट आयरन भी कहा गया है, तो अपने क्या करेंगे, जो गर्म पिघला हुआ जो लोहा है इसको रेत से बने हुए सांचों में डालकर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो पिघले लोहे में तेजी से जब ठंडा करेंगे तो इसमें जो कार्बन या जो सीमेंटाइट के रूप में ये विद्यमान जो रहता है वो सफ़ेद ढलवे लोहे को अपने क्या कर देता है, लोहे को इसे क्या कर देता है, सफ़ेद ढलवे लोहे में परिवर्तित कर देता है। तो ढलवा लोहा कैसे होगा, जो अपने लोहे को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर क्या होगा, इसको गर्म करके रेत से बने हुए सांचों में डाल देंगे, जिसमें जो अशुद्ध के रूप में जो कार्बन जो रहता है, जो किस रूप में रहता है, इसके अंदर सीमेंटाइट के रूप में रहता है। ठीक है, किस रूप में रहेगा, सीमेंटाइट के रूप में रहेगा। इस लोहे को कौन सा रंग प्रदान करता है, सफेद रंग प्रदान वो कर देगा। तो ऐसे लोहे को अपने क्या बोला जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद ढलवा लोहा कहा जाएगा। और यदि इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इसमें जो कार्बन और ग्रेफाइट के रूप में जो विद्यमान अशुद्धियाँ हैं इसको भूरे ढलवे लोहे में परिवर्तित कर देती है। तो अगर इसको अपने क्या करेंगे, गर्म लोहे को क्या करेंगे, तेजी से ठंडा करें तो क्या बनेगा, सफेद ढलवा लोहा बनेगा। और दूसरा अगर क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे ठंडा करने पर ये कैसा बनेगा, भूरा ढलवा लोहा बनेगा। तो दो अंतर है इसमें, देखो कि इस जो लोहे है इसको ठंडा कैसे करना है, तेजी से ठंडे करने पर सफ़ेद लोहे में ढलवे लोहे में परिवर्तित होता है और धीरे धीरे ठंडा करने पर ये भूरे रंग के ढलवे लोहे में परिवर्तित होता है। इस ढलवे लोहे में जो कार्बन की जो अशुद्धि है लगभग 3% तक रहती है। इस लोहे में जो कार्बन की अशुद्धि है लगभग कितने प्रतिशत रहती है, 3% तक रहती है, जो इस लोहे को कठोर व भंगुर प्रकृति का बनाता है। तो इस लोहे में जो कार्बन की अशुद्धि है वो कितने प्रतिशत तक होती है, 3% होती है। ये इसको कैसा बना देती है, कठोर बना देगी, भंगुर बना देगी। और साथ में अपने इसमें कहते हैं कि इस लोहे में जंग नहीं लगती। ठीक है, तो ढलवे लोहे में जंग नहीं लगती है, ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। तो ऐसा लोहा जिसमें जंग नहीं लगेगी वो लोहा कौन सा होता है, ढलवा लोहा होता है। ढलवे लोहे में जो कार्बन की जो अशुद्धि होती है वो लगभग कितनी होती है, 3% तक इसमें क्या रहती है, विद्यमान रहती है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला लोहा जो हमारे पास आता है वो अगला लोहा है हमारे पास पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या होता है, ये लोहे का अपने क्या कहा जा सकता है, शुद्धतम रूप कहा जा सकता है। अगला लोहा कौन सा अपने पास, पिटवा लोहा। ठीक है, सबसे शुद्धतम रूप है लोहे का। लोहे का क्या है, सबसे शुद्धतम रूप इसको कहा गया है, जिसमें जो कार्बन की अशुद्धि है वो लगभग 0.2 से 0.5% तक होती है। बहुत ही कम कार्बन की अशुद्धि इसमें मौजूद होगी। ठीक है, तो कार्बन की अशुद्धि इसमें लगभग 0.2 से 0.5% तक होती है। तो 3 तरह के लोहे बताए। कच्चे लोहे में हमने बताया कि जो कार्बन की अशुद्धि है लगभग 4% तक होती है। ढलवे लोहे में ये लगभग 3% होती है। और पिटवे लोहे में जिसको सबसे शुद्धतम रूप बताया है 0.2 से 0.5% तक इसमें अशुद्धियाँ
मौजूद होती है। ठीक है, तो ये जो लोहे की अपने जो विभिन्न प्रकारों की बात कर ली कि विभिन्न प्रकार का जो लोहा है अपने को कहाँ से प्राप्त होता है। तो अपने कहें इस लोहे के जो निर्माण की जो प्रक्रिया अपने क्या करेंगे, जो परावर्तनीय भट्टी में जो पिटवा लोहा अपने को बनाना है तो इसको क्या किया जाता है, परावर्तनीय भट्टी में जो ढलवां लोहे को अपने गर्म वायु से क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे इसमें जो अशुद्धि है कार्बन की वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तथा जो अन्य अशुद्धियाँ आपने कौन सी बताई है, फास्फोरस की, सल्फर की, जो सिलिकॉन की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी वाष्पशील ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। तथा इसके साथ अपने इसमें क्या मिलाएंगे, जो गालक है, जो इसमें अपने पहले भी प्रक्रिया बताई थी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित होकर जो सिलिका की जो शुद्धि है इसको क्या कर देता है, पृथक कर देता है। ठीक है, तो अपने कहेंगे कि जो ढलवे लोहे से जो पिटवे लोहे की जो निर्माण की जो प्रक्रिया करवाई जाती है वो किस में करवाई जाती है, परावर्तनीय भट्टी में करवाई जाती है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर आता है कि ढलवे लोहे से जो पिटवा लोहा बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा, परावर्तनीय भट्टी में बनाया जाएगा। ढलवे लोहे से पिटवा लोहा किसमें बनाया जाता है, परावर्तनीय भट्टी में बनाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि परावर्तनीय भट्टी में इस जो ढलवां लोहा है हमारे पास, मतलब जो हेमेटाइट एस्ट है, उस हेमेटाइट एस्ट को अपने क्या करेंगे, वायु के साथ क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो वायु के साथ गर्म करने पर इसमें जो अशुद्धि है, कौन सी, कार्बन की जो अशुद्धि है, वो कार्बन की अशुद्धि क्या कर दी जाएगी, इसमें से दूर कर ली जाएगी। तो कार्बन की अशुद्धि को इसमें से क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो फास्फोरस और जो आर्सेनिक की अशुद्धियां हैं, उन फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धियों को भी अपने क्या कर लिया जाता है, वाष्पशील अशुद्धि के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, या इनको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने क्या करते हैं कि ऐसे जो लोहा होगा इसको लोहे को गोले बनाकर इसको वाष्प में चलित अपने हथौड़े से पीटते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पिटवा लोहा नाम दिया गया। तो इसको क्या करेंगे, अपने लोहे से पीट कर अपने किस में परिवर्तित कर लिया जाएगा, पिटवे लोहे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, फिर अपने पास इसमें आता है स्टील। अगला जो इसमें लोहे का जो प्रकार है वो कौन सा आता है हमारे पास, स्टील। तो स्टील में जो कार्बन की जो अशुद्धि है वो लगभग कितनी होती है, 0.15% तक होती है। तो और भी कम अशुद्धि जब कर दी जाती है तो उसका निर्माण कर देता है, स्टील का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से अपने लोहे के जो विभिन्न प्रकारों का अपने यहाँ पर वर्णन किया कि विभिन्न प्रकार के लोहे का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉपर के एस्क से तांबे का निष्कर्षण। जैसे लोहे के एस्क से लोहे का निष्कर्षण किया था, उसी तरह से कॉपर के एस्क से किसका निष्कर्षण करेंगे, तांबे का निष्कर्षण किया जाएगा। तो इसके एस्क का जो नाम है वो कौन सा होता है, कॉपर पायराइट। इस तांबे का मुख्य एस्क है जिसका सूत्र हो गया CuFeS2। इसका जो प्रक्रम बनाया जाएगा उस प्रक्रम में धातुक्रम के जो विभिन्न चरण होंगे उसमें पहला जो चरण होगा वो कौन सा होगा, एस्क को पीसना। एस्क को पीसा जाएगा। पीसने की प्रक्रिया वही जार क्रशर और स्टैम्प व्हील की सहायता से करवाई जाएगी, जिसको बारीक चूर्ण में परिवर्तित कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में एस्क का सांद्रण। ये कौन सा एस्क है, सल्फाइड एस्क है। और सल्फाइड एस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है, झाग पलवन की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो झाग पलन विधि के द्वारा इस एस्क का क्या कर लिया जाएगा, सांद्रण कर लिया जाएगा। फिर अपने क्या करेंगे, ये सल्फाइड एस्क है तो सल्फाइड एस्क के लिए जो धातु एस्क को धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अपने कौन सी प्रक्रिया करवाई जाती है, भर्जन की प्रक्रिया करवाई जाती है। और ये भर्जन की प्रक्रिया कौन सी भट्टी में करवाई जाएगी, परावर्तनीय भट्टी में ये प्रक्रिया संपन्न होगी। तो उसमें क्या कराया जाएगा, कॉपर पायराइट जो एस्क है उसको वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाएगा। तो जो कॉपर पायराइट है वो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में टूट जाता है और साथ में इसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो इसमें से पृथक होना प्रारंभ हो जाती है। ये जो आयरन सल्फाइड पुल है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बदल जाएगा, FeO आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा।
ठीक है। और इसी तरह से जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो आयरन ऑक्साइड है इस पायराइट एसिड में अधात्री के रूप में कार्य करेगा। तो इस धात्री को निकालने के लिए इसमें क्या मिलाया गया, गालक सिलिका मिलाया गया है। तो सिलिका यहाँ पर अम्लीय गालक है जबकि अधात्री यहाँ पर क्षारीय है। दोनों क्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे, धातु मल का निर्माण कर लेंगे। और धातु मल धातु से हल्का होने के कारण से उसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएगा, जिसको अपने क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। अगर कुछ मात्रा में इसमें आयरन सल्फाइड बचा हुआ भी है तो आयरन सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया फिर कॉपर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है और इस आयरन ऑक्साइड को अधात्री को अपने सिलिका के साथ क्रिया करके यहाँ से पृथक कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे पास दो चीजें शेष रहेगी, एक तो कॉपर सल्फाइड और एक क्या बचेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, कॉपर मेट कहा जाता है। ठीक है, तो भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अपने को क्या प्राप्त होगा, कॉपर मेट की प्राप्ति होगी। इस कॉपर मेट से अपने क्या प्राप्त करेंगे, फफोलेदार ताम्र की प्राप्ति की जाएगी, अर्थात इसका स्वतः अपचयन करवा दिया जाएगा और स्वतः अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा क्या प्राप्त कर लिया जाएगा, कॉपर मेट की प्राप्ति कर ली जाएगी। नेक्स्ट अपने इसमें था कि अपने कहा था कॉपर का जो अपने पास जो बेसमरीकरण मतलब कॉपर मेट से क्या प्राप्त करना है अपने को, फफोलेदार ताम्र की जो प्राप्ति की जाती है वो किसमें कराई जाती है, बेसेमर परिवर्तक में करवाई जाती है। तो ये एग्जाम में इस बेसेमर परिवर्तक का चित्र पूछा गया, सिंपल सा है। तो ये बाहर का जो स्तर है वो किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। इसकी जो आकृति होती है बेसेमर परिवर्तक की वो नाशपाती की जैसी होती है। तो नाशपाती की जैसी आकृति का है, किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है ये, ठीक है, जिसके अंदर सिलिका का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। तो सिलिका या मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका कार्य करता है, गालक का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं स्टील की जैकेट के अंदर एक गालक का अस्तर लगा रहता है। ये गालक का अस्तर सिलिका का लगेगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड का लगेगा, अर्थात अम्लीय गालक का अस्तर लगेगा या क्षारीय गालक का अस्तर लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर किस प्रकार की अधात्री मौजूद है। अगर अम्लीय अधात्री है तो क्षारीय स्तर लगेगा और क्षारीय अधात्री मौजूद है तो अम्लीय गालक का इसमें स्तर लगता है। ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ से इसमें गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए एयर टरबाइन दे रखा है और इसके अंदर कॉपर मेट को भर दिया जाता है। कॉपर मेट क्या है, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड का जो मिश्रण है इसे क्या कहा जाता है, कॉपर मेट कहा जाता है। और इसमें रोलिंग की सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ पर करते हैं कि जो ये जो बजरी सीमेंट को मिक्स करने के लिए जो मिक्सचर होता है उसी तरह का ये सिस्टम हो गया एक तरीके से। तो पहले इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे, जैसे वो अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने पर यहाँ पर क्या बने, मिट्टी के बने हुए सांचे बने हुए हैं। तो मिट्टी के सांचों के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है, इस मुंह को नीचे की तरफ कर दिया जाता है। तो इसमें अभिक्रिया क्या होती है, आपने बताया कि बेसमरी परिवर्तन में वास्तव में स्वतः अपचयन की प्रक्रिया होती है जिसमें अपनी किसी अपचायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अपने क्या करेंगे, कॉपर मेट और कॉपर ऑक्साइड जब इसमें गर्म वायु प्रवाहित करेंगे तो दोनों परस्पर अभिक्रिया करके कॉपर का निर्माण कर देंगे और साथ में से इसमें से क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस जो पिघले हुए तांबे को जब इस मिट्टी के सांचों में डाला जाएगा तो क्या होगा कि जब वो तांबा पिघला हुआ है और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही है। तो जैसे ही तांबा ठंडा होगा तो ठंडा होने से उस तांबे की सतह पर, ये जो तांबे की जो सतह है इस सतह पर इस तरह से फफोले से बन जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फफोलेदार ताम्र या ब्लिस्टर्ड ताम्र इसको कहा जाता है। तो फफोलेदार ताम्र या ब्लिस्टर्ड ताम्र का जो निर्माण हो जाएगा, ये जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निर्माण की प्रक्रिया किसमें करवाई जाती है, बेसेमर परिवर्तक में करवाई जाती है। और इस बेसेमर परिवर्तक में स्वतः अपचयन के द्वारा अपने को तांबे की प्राप्ति होती है। इसमें जो हमारे पास जो अशुद्धियां हैं, अतात्विक जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां क्या हो जाएगी, वाष्पिक अवस्था में इसमें से क्या निकल जाएगी, बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये हमारे पास कॉपर के एसिड से तांबे का निष्कर्षण हो गया। किस तरह से अपने यहाँ पर तांबे का निष्कर्षण कॉपर के एसिड से करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर दो धातुओं के एसिडों का अपने यहाँ पर बात कर ली। तीसरा हमारे पास जो एसिड आता है वो हमारे पास आता है जिंक आयस या जिंक ऑक्साइड का निष्कर्षण अपने करते हैं। तीसरा एसिड है जिंक ऑक्साइड से या जिंक सल्फाइड से जिंक का निष्कर्षण। ठीक है, अपने क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड
से क्या करेंगे, जिंक का निष्कर्षण करेंगे। तो एस हमारे पास क्या होगा, जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड है। इसका जो प्रक्रम दोहराया जाएगा, सबसे पहला प्रक्रम क्या है, एस को पीसना। तो वही चीज जा क्रशर और स्टेम व्हील की सहायता से इस एस को क्या कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, सांद्रण। तो कौन सा एस का है, सल्फाइड एस का है। तो सल्फाइड एस के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है, झाग पलवन की विधि प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जिंक का सल्फाइड एस का है तो कौन सी विधि है, इसके लिए हमें यहाँ पर काम मिलेंगे, झाग पलवन विधि काम मिलेंगे। और अगर यहाँ पर सांद्रण के लिए अगर केलामाइन एस है, ठीक है, तो केलामाइन एस में होने पर कौन सी विधि काम में ली जाती है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम में ली जाती है। ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड होने पर कौन सी विधि काम मिलेंगे, झाग पलवन विधि काम में ली जाएगी। और केलामाइन में कौन सी विधि काम में ली जाएगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि प्रयोग में ली जाती है। तो कौन सा एस का उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर सांद्रण के बाद में कौन सी प्रक्रिया करवाई जाती है, भर्जन की प्रक्रिया। तो भर्जन की प्रक्रिया में क्या करेंगे, सल्फाइड एस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस एस के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो जो सल्फाइड एस का किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। और जो अधात्विक अशुद्धियां हैं वो वाष्पशील होने के कारण से इसमें से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो आपने कई बार क्या होता है, आपने भर्जन में बताया था कि जो सल्फाइड एस सल्फेट में भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सल्फेट वापस पुनः अपघटित होकर बनाएगा क्या, ऑक्साइड का निर्माण ही करेगा। ठीक है, फिर अपने चौथा चरण है प्रगलन। इसमें प्रगलन की प्रक्रिया करवाई जाएगी, जो किससे करवाई जाएगी, कोक से करवाई जाएगी। अब कोक से इसका प्रगलन क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रगलन तापमान वो कितना है, 1673 केल्विन तापमान है, जो 973 केल्विन ताप से ज्यादा तापमान है। तो अपने पता है 973 केल्विन से उच्च तापमान होने पर जो अपचायक, जो अच्छा अपचायक होता है वो कौन सा होता है, कोक हमारे लिए किसका कार्य करता है, अच्छे अपचायक का कार्य करता है। तो इसका जो प्रगलन है 1673 केल्विन पर होता है। इसके लिए जिंक ऑक्साइड के लिए अच्छा अपचायक कौन है, कोक है। जैसे हेमेटाइट एस के लिए अच्छा अपचायक कौन था, कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि इसका जो तापमान था 673 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया हो गई थी। तो इसके लिए अच्छा अपचायक कौन हुआ, कोक हुआ। तो कोक से अपचयित होकर लगभग 97.8% तक शुद्ध जिंक आपको दे देता है। ठीक है, तो इसमें 97.8% तक जिंक होता है। इसके अलावा इसमें लेड और आर्सेनिक की अशुद्धियां होती है। तो 97.8% जिंक और अलग मात्रा में जो लेड और आर्सेनिक की जो अशुद्धियां हैं, ऐसे जिंक को क्या नाम दिया जाता है, जिंक स्प्लैटर नाम दिया जाता है। और जिंक स्प्लैटर को जो शुद्ध किया जाएगा आसवन की विधि के द्वारा, इस जिंक स्प्लैटर को शुद्ध जिंक में क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये अपने यहाँ पर 3 एस्कों के सांद्रण की बात कर ली, 3 एस्कों से अपने शुद्ध जो धातु की अपनी प्राप्ति कर ली।